नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में। तो 2020 के हिस्ट्री के सवाल का पहला पार्ट हम लोग लाए थे। अब ये 2020 के हिस्ट्री का सवालों का जो बचे हुए सवाल थे उसका ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें पहला सवाल है कि अकबर ने लड़के लड़कियों की आयु, विवाह की जो आयु थी उसको निर्धारित करने का प्रयास किया था। पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता प्रदान की। तो इसमें दो स्टेटमेंट है। विवाह की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया था, ये बात सही है। लड़कों के लिए इसने आयु रखी थी 16 साल और लड़कियों के लिए 14 साल, ऐसा इसने निर्धारित करने का प्रयास किया था और कुछ मात्रा में इसको सफलता मिली थी, बहुत ज्यादा तो नहीं मिली थी। और दूसरा है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के जो दबाव है उससे अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता प्रदान की, तो ये भी सही है। उसने ऐसे प्रयास किए थे कि अपनी इच्छा से भी शादी कर सके अकबर ने। और ये किया था, सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास अकबर ने किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला सवाल है नेक्स्ट, इसमें मिलान करना है। तो दीवान-ए-तन, मुस्तौफी, मुशर्रफ और बकिया नवीस। तो दीवान-ए-तन बोला जाता था जो जागीर देखने वाला जो अधिकारी था, जागीर और वतन देखने वाला जो अधिकारी है। मुस्तौफी उसको बोला जाता था जो राज्य की आय व्यय के बारे में निरीक्षण करता था। तो इसमें जैसे ए का 3 है और बी का 4 है। और मुशर्रफ बोला जाता था जो कार्यालय संभालेगा और बकिया नवीस बोला जाता था जो प्रमुख घटनाओं को, फरमानों को सूचीबद्ध करता था। तो 3, 4, 1, 2 इसमें सही है। तो इसको आप ऐसे कि वैसे ही रट लीजिएगा। जैसे दीवान-ए-तन राज्य की आय व्यय का, दीवान-ए-तन जागीर और वतन की देखरेख, मुस्तौफी राज्य के आय व्यय की देखरेख, मुशर्रफ कार्यालय संभालने वाला, बकिया नवीस प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें है पहला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर से थे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से थे, ये सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद से थे, ये भी सही है। मोहम्मद हुसैनी जो थे वो गुलबर्गा से बिलोंग करते थे, ये भी सही है। लेकिन जो निजामुद्दीन औलिया थे ये दिल्ली के थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के थे और तो इनकी वहां पे कब्र भी बनी है। और यही निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। ये स्टेटमेंट इन्होंने किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक इसी स्टेटमेंट, जब ये ऐसा बोला था कि दिल्ली दूर है, हुनूज दिल्ली दूर है, तो उसकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो ये वही है। ये जो है दिल्ली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो है वो बदायूं में हुआ था, बदायूं में, ठीक है। तो इतना स्टेटमेंट है। तो इसमें है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी अजमेर में दरगाह है, आज भी ये लोग चादर चढ़ाने बहुत जाते हैं। एक बुरहानुद्दीन की दौलताबाद से हैं, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से हैं और शेख निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली से हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो इसमें जो है हाब नहर को किया गया था। तो इसको जो है अकबर के समय पे उसके समय पे दो लोग थे, एक शिहाबुद्दीन और एक थे मोहम्मद तार खां। इन दोनों ने मिलकर, शिहाबुद्दीन और मोहम्मद तार खां, इन्होंने मिलकर शाह नहर को अकबर के समय पे पुनर्जीवित किया था। और इसमें जैसे फिरोज शाह तुगलक है, उसको नहर बनाने का
के बारे में याद किया जाता है। उसने काफी मात्रा में नहर बनवाए थे। दिल्ली हरियाणा के आसपास उसने कई मात्रा में नहर बनवाए थे। इसमें जो नहर बिहिश्त है, बिहिश्त, ये लाल किला दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में, ठीक है, नहर बिहिश्त, ठीक है। नहर आगरा तो आगरा में ही है, आगरा के लाल किले के पास ही में है ये। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो नहरें बनवाई गई थी उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो नहरें थी, जैसे उलूग खानी थी, एक उलूग खानी, ठीक है, एक रजवा आई थी जिसके बारे में सवाल बना है, तो उलूग खानी रजवा का नाम आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने किताब नौरस पुस्तक लिखी थी? तो किताब नौरस जो पुस्तक थी वो इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी थी, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने, ठीक है। इसमें 9 रसों का वर्णन किया गया है। जैसा कि किताब का नाम है नौरस, तो 9 रसों का वर्णन किया गया है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो था वो अली आदिल शाह का पुत्र था, ठीक है, अली आदिल शाह का पुत्र था। और अली आदिल शाह जो था वो आदिल शाही वंश से था, आदिल शाही, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये आदिल शाही वंश से था। कुली कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह, ये कुली कुतुब शाह ये कुतुब शाही वंश से था, कुतुब शाही, और ये गोलकुंडा पे शासन किया था, संस्थापक था उस वंश का। असल में ये जो आदिल शाही, कुतुब शाही, ये सब जो वंश हैं, ये जब विजयनगर का पतन हो गया था तो उसके बाद ये सब वंश जो है प्रकाश में आए थे। इसके बाद जो अकबर सेकंड है, तो अकबर सेकंड के बारे में ये फैक्ट है कि अकबर सेकंड ये अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाले प्रथम बादशाह थे। अंग्रेजों के संरक्षण में बने थे प्रथम बादशाह, अंग्रेजों की पेंशन पर पहले सुल्तान थे। राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दी थी, और ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन की बात करने के लिए वहां के दरबार में, ठीक है। और अकबर द्वितीय उत्तरवर्ती मुगल शासकों में इनको गिना जाता है। तो इनके बारे में 2 ही फैक्ट है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाले ये थे, और इन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन की बात करने के लिए वहां के राज दरबार में, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने दी थी। इसके बाद अगला है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट है, उसमें कथन 1 और 2 है। उसमें पहला है कि हमने चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों से अपेक्षा अधिक जानकारी है, तो ये सही है। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया है, जिससे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जा सकते हैं। तो ये दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या करता है। तो पूर्ववर्तियों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है, ठीक है। जैसे जो द्रविड़ वास्तुकला थी उस समय जो चालू हुई, वो द्रविड़ वास्तुकला चालू तो हुई पल्लव के काल में, ठीक है, पल्लव काल में, लेकिन उनका जो उत्कर्ष देखने को मिला वो चोल काल में देखने को मिला, ठीक है, चोल काल। और विजयालय जो एक चोल शासक था, विजयालय, तो विजयालय के बाद जितने भी शासक बने चोल में, उन सब का जो विवरण है, जो भी ऐतिहासिक विवरण था, वो मुख्यतः अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। जैसे राजराज के समय एक लेडन दान पत्र था, ठीक है, लेडन दान पत्र, ठीक है, तंजौर में के मंदिरों में अभिलेख उत्तीर्ण है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। द्रविड़ जो कला चालू हुई पल्लव के समय पे चालू हुई, चोल के समय पे उत्कर्ष पे पहुंची, और विजयालय के बाद करीब करीब जितने भी हमें ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है उसमें मंदिरों से अभिलेख, मंदिरों से विवरण प्राप्त करने का काफी चलन है। तो ये दोनों सही हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि एक्सला सैफुल 1784 की संधि के संदर्भ में कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों का पुनः मद्रास प्राप्त हो जाना। कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी एक्सला सैफुल के द्वारा ही,
एक्सलस एप्पल ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे 1748 है। ठीक है, 1748 है, ये टाइप 1784 हो गया है। तो 1748 है ये। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होगी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें कार्यक्रम ऐसा था कि 1746 में ये युद्ध प्रारंभ हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध चालू होगा और इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक महत्वपूर्ण था सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध, ठीक है, ये इसका पार्ट था। सेंट थोमे का युद्ध 1748 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया था। ठीक है, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन को अंग्रेजों के द्वारा बैक किया गया था इसमें, तो सपोर्ट मिला था मतलब अंग्रेजों के द्वारा। तो फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के विरुद्ध हुआ था, तो अनवरुद्दीन इसमें हार गया था। और जो ऑस्ट्रिया का 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हुई, तो उसमें एक्सलस एप्पल की संधि हुई थी ऑस्ट्रिया के जो 7 वर्षीय युद्ध था। तो इसमें मद्रास तो अंग्रेजों को वापस मिल गया और अमेरिका में लुइसबर्ग जो था वो फ्रांसीसियों को इसके बदले मिला था। तो अमेरिका भी का युद्ध भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। तो ये युद्ध भारत में भी चल रहा था, यूरोप में भी चल रहा था और अमेरिका में भी चल रहा था। ठीक है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक में ये 2 बड़ी शक्तियां थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो इनके जहां जहां उपनिवेश थे वहां चल रहा था, उसी का असर भारत में देखने को मिला था। तो ये फैक्ट है इतना, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था। तो इसमें जो है जाने वाले थे वीपी वाडिया। ठीक है, तो वीपी वाडिया थे, वो वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे और 1919 वाले में। इसमें जो वीपी वाडिया थे ये बेसेंट की लीग से जुड़े हुए थे, बेसेंट की होम रूल लीग से। ठीक है, होम रूल लीग से ये मजदूर नेता थे, बेसेंट की होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। वाशिंगटन सम्मेलन में भी गए ये। और मद्रास मजदूर संघ की स्थापना 1918 में की थी इन्होंने, मद्रास मजदूर संघ की। ठीक है, और इसके बाद ये जो एमएन जोशी थे, जोशी आईएलओ के दूसरे अधिवेशन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और एमएन जोशी के बारे में है कि ये 1911 की सोशल सर्विस लीग से भी जुड़े हुए थे, ये भी मजदूर नेता थे। सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि थी सीएफ एंड्रूज को, और ये गांधी जी के सहयोगी थे। और जोसेफ पेपिस्टा ये तिलक की होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, ये भी मजदूर नेता थे। तो ये चारों के बारे में इतना ही फैक्ट है। ठीक है, इसमें सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि थी, ये वनडे एग्जाम में बहुत पूछ चुका है ये सवाल। और जोसेफ पेपिस्टा ये जो है तिलक की होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। बेसेंट की होम रूल लीग से वीपी वाडिया जुड़े हुए थे। और एमएन जोशी जो मजदूर नेता थे, तो ये जो है दूसरे आईएलओ के दूसरे अधिवेशन में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और सोशल सर्विस लीग से जुड़े हुए थे। अगला हम लोग देख लेते हैं, ये मिलान करने के लिए है। इसमें भारतीय शस्त्र अधिनियम तो वो 1878 में है और शाही पद अधिनियम 1876 में है, और जो उच्च न्यायालय का अधिनियम है वो 1861 में है। ठीक है, और विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में है। तो इसका जो है सही हो जाएगा 2-1, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह याद कर लीजिएगा। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 था, ये लॉर्ड लिटन के काल में आया था। ठीक है, और शाही पद अधिनियम 1876 में है
ये कैनिंग नहीं, सॉरी कैनिंग नहीं था, गवर्नर जनरल मुझे भी याद नहीं है इसका, मुझे सकता है लिटन ही था इस समय भी, ये देख के बताना पड़ेगा। और जो हाईकोर्ट का अधिनियम था वो 1861 में आया था और विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुआ था, तो 1850 में ये हुआ था। ठीक है, 1850 में लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग है जैसे, इनके समय पे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध, एक आपने सुना होगा सुगौली की संधि, वो इन्हीं के समय पे हुई थी नेपाल के साथ, सुगौली संधि। इस बीच में काफी फेमस थी ये संधि। तो सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, नेपाल के साथ हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जानते हैं, ये सती प्रथा का खत्म करने के लिए इनको याद किया जाता है। तो इतने फैक्ट थे इसमें। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। देखिए, एम.के. गांधी, महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि बनके, और सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, ये दो साथ में हो गए थे। ठीक है, हालांकि ये दोनों अपने खर्चे पर गए थे, लेकिन ये दोनों भी गए थे। तो महात्मा गांधी थे, ये एस.एस. राजपूताना नाम के जहाज से गए थे, ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, और सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय इनके साथ थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे इसमें। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1931 में हुआ था, हालांकि इसमें कुछ बात नहीं बन पाई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे ये सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है, और इस समय जो है भारत सचिव थे वो सैमुअल हॉक थे, सैमुअल हॉक भारत सचिव थे, और वायसराय वेलिंगटन थे। इस समय वायसराय वेलिंगटन, इरविन जो थे वो कुछ समय पहले थे, जब गांधी जी उधर इंग्लैंड गए थे तब तक वेलिंगटन यहाँ पे वायसराय बन के आ चुके थे, उधर गोलमेज सम्मेलन की जगह। अपने फरवरी में जो समझौता हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें पृष्ठभूमि बनी थी कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, तो उस समय इरविन थे वायसराय, लेकिन उसी समय चेंज हो गए थे उसके कुछ दिन बाद, तो वेलिंगटन जो है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ है तो वायसराय वेलिंगटन थे, और जैसा मैंने बताया था कि एस.एस. राजपूताना से ये गए थे गांधी जी, एस.एस. राजपूताना नामक जहाज से ये गए थे। और इसमें इतना ही फैक्ट है, इतना ही आप याद रखिएगा। सेंट जेम्स पैलेस में सैमुअल हॉक सचिव थे, वेलिंगटन जो है वायसराय हो गए थे, और पीएम जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इंग्लैंड के पीएम। अगला है माई स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन। सूचियों को मिलाना है, तो माई स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन किसने लिखी थी? ये लिखी है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, एक ही से मिल गया ये, माई स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय। गीता रहस्य लिखी थी तिलक ने, ये जब मांडले जेल में थे तब इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अ नेशन इज मेकिंग लिखी थी एस.एन. बनर्जी ने। ठीक है, द नेशन इज मेकिंग एस.एन. बनर्जी। और इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये किताबों का नाम है जो कि अक्सर इसी तरह पूछ लेता है। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये लिखेंगे लाला लाजपत राय। गीता रहस्य लिखेंगे तिलक, मांडले जेल में। नेशन इज मेकिंग लिखी जाएगी एस.एन. बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये करने वाले हैदर अली थे। तो हैदर अली ने जो है आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, और ये की थी फ्रांसीसियों की मदद से। ठीक है, फ्रांसीसियों की मदद से उन्होंने ऐसा किया था।
1755 में। ये जो हैदर अली थे, इन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना कैरियर चालू किया था और 1761 तक इन्होंने उस पे मैसूर पे कब्जा कर लिया और 1776 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, 1760 में ये मराठों को हरा चुके थे एक बार, तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई थी। 1755 में जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी शस्त्रागार की, उसी वर्ष इन्हें फौजदार बनाया गया था नंदराज, जो वहां के मैसूर के शासक थे उनके द्वारा। इन्होंने नंदराज को ही हटा के गद्दी हथियाई थी। ठीक है, तो नंदराज और देवराज करके दो भाई थे, उन्होंने इन्हें फौजदार बनाया और उसके बाद 1761 तक आते आते इन्होंने एक शासक की तरह व्यवहार करना चालू कर दिया। उसके बाद इन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया था। तो नंदराज, इसमें देवराज जो हैं वो इन दोनों को हटा करके हैदर अली ने सत्ता कब्जे था। और चिक्का कृष्णराज जो है, ये बाद में जब अंग्रेज जब पूरी तरह से मैसूर को अपने कब्जे में लेंगे 1799 में, तो उसके बाद जिनको शासक बनाएंगे वाडियार वंश के, तो वाडियार वंश के शासक यही चिक्का कृष्णराज को बनाएंगे। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि इसमें स्टेटमेंट है। पहला है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राज्यों की अलग अलग व्यवस्था स्थापित की थी। तो ये बात सही है, उन्होंने जो भू राज्य व्यवस्था स्थापित की थी उसमें जैसे स्थायी बंदोबस्त था, फिर महालवाड़ी था और फिर रैयतवाड़ी था। तो ये जो व्यवस्थाएं थी ये तीनों, ये अलग अलग समय पे अलग अलग थी, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग थी, अलग अलग इनकी दर भी थी और अलग अलग क्षेत्रों में भी वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से इन्हें लागू किया गया था और इससे भारतीय किसानों में अलग वर्ग बन गए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो जो इन्होंने ये स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये तो चालू किया ही। उसके पहले 1772 में जैसे इन्होंने एक पंचशाला बंदोबस्त चालू किया था, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को जमीन दे दी जाती थी। ठीक है, 1786 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी भू राजस्व को वो करने के लिए। 1786 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो यानी कि राजस्व विभाग है जो, वो काफी पुराना है, 1786 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके बाद 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स जब था तो पंचशाला बंदोबस्त, इराजेदारी और तालुकेदारी भी कुछ जगहों पे ये चलाया गया था। और इसके बाद तो स्थायी बंदोबस्त जो है कार्नवालिस लाया ही। ठीक है, फिर महालवाड़ी जिसमें कि पूरे गांव को बनाया जाता था और फिर रैयतवाड़ी। इन व्यवस्थाओं को एक बार देख लेते हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त जो था, तो स्थायी बंदोबस्त ये कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और 1793 में इसको लागू किया गया था। इसको सूर्यास्त कानून भी बोलते थे कि अगर शाम को, जिस दिन डेट होती थी लगान की, अगर शाम तक जमा नहीं किया तो जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। और ये जो है बंगाल, उड़ीसा, असम और उत्तरी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बनारस में, इतनी जगह पे ये लागू था। यानी कि कुल मिला के ये 19% क्षेत्र में लागू था। ठीक है, तो 19% क्षेत्र में लागू था और इसमें 10/11 भाग अंग्रेज रखते थे और 1/11 भाग जो है जमींदार रखते थे। तो ये स्थायी बंदोबस्त था। एक व्यवस्था थी जो चालू हुई थी वो रैयतवाड़ी थी। वो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड, इन दोनों के द्वारा चालू की गई थी। तो ये पहले 1792 में ही कर्नल रीड के द्वारा इसको जो है 12 महल जो है तमिलनाडु में पड़ता था जगह, वहां पे इसको चेक करके देख लिया गया था। 1792 में ही तमिलनाडु में 12 महल एक जगह पड़ती थी, तो कर्नल रीड ने इसको चेक कर लिया था। उसके बाद में मुनरो और रीड ने इसको जो है वास्तविक रूप से
लागू किया। ये जो है 51% क्षेत्र में लागू थी, ठीक है, 51% क्षेत्र में लागू थी। 1820 में जब मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया जाएगा तब उन्होंने इसको लागू किया था अपने क्षेत्र में, और इसमें उपज का करीब 55% जो है ब्याज लिया जाता था। तो ये काफी बड़े क्षेत्र में लागू थी, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, 51% क्षेत्र में। मुनरो रीड का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद थी एक व्यवस्था महालवाड़ी। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी 1819 में, ठीक है। 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा अवध और आगरा जैसे, मतलब ये उत्तर भारत में लागू थी। अवध, आगरा, एमपी, पंजाब में भी ये लागू थी। ये कुल मिला के 30% क्षेत्रों पर लागू थी। तो अगर आपको डायरेक्ट ये पूछ रहा कि कौन सी व्यवस्था थी जो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर लागू थी, तो वो रैयतवाड़ी थी। उसके बाद महालवाड़ी 30% क्षेत्र पे, सबसे कम स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र में। इसमें महालवाड़ी में पूरे महल यानी कि पूरे गांव से समझौता किया जाता था। नंबरदार नियुक्त किए जाते थे, वही लोग इस व्यवस्था को अपनाते थे, मतलब वही लोग वसूलते थे। तो इतना फैक्ट था, और इन सबको आप रट लीजिएगा क्योंकि इसमें सवाल बार बार पूछता ही है। तो फिर अगले वाला जो इतिहास के सवाल 2020 के यहाँ से खत्म हो गए थे, तो अगला जो भी वीडियो होगा वो 2020 का ही होगा, लेकिन अलग सब्जेक्ट का रहेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।